नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 20 देखिए, इंटेग्रल अलोंग द कर्व सी ई पावर 2 z डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस 1 वेयर सी z मॉड इक्वल 1/2 इज। z मॉड इक्वल 1/2 मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1/2 है और जिसका सेंटर ओरिजिन है। तो हम यहाँ पर इस सर्कल को ड्रा करते हैं। 1/2 रेडियस का हम ये सर्कल ले लेते हैं। ओके, यानी ये 1/2 है। अच्छा, अब नीचे जो फंक्शन है जी स्क्वायर प्लस 1, ये जो फंक्शन है ई पावर 2 z डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें मसला कहाँ पर हो सकता है? जो पॉइंट्स इसके सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं? जब जी स्क्वायर प्लस 1 0 के इक्वल होगा, इट मीन जी स्क्वायर इक्वल -1 होगा, या फिर जी इक्वल होगा प्लस माइनस आयोटा। अब आयोटा कहाँ पर है? यहाँ पर आयोटा होगा, क्योंकि इसका रेडियस 1/2 है ना, तो ये 1 डिस्टेंस पे है। इसी तरह यहाँ पर माइनस आयोटा होगा। तो आयोटा और माइनस आयोटा दो सिंगुलर पॉइंट हैं, लेकिन वो इस कर्व से बाहर हैं। इसका मतलब इस कर्व पर और इस कर्व के अंदर तमाम पॉइंट्स पर ई पावर 2 z डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस 1 एनालिटिक है, और अगर ये एनालिटिक है तो ये इंटेग्रल 0 की। इसी तरह नंबर 21, इंटेग्रल अलोंग द कर्व सी एफ ऑफ जी डी जी डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर ई पावर जी। अच्छा, अब नीचे देखें ई पावर जी भी मौजूद है, तो हम इसे यूं ना लिखें इंटेग्रल, आई थिंक यहाँ 1 होना चाहिए, तो ये 1 है जी। अच्छा, तो 1 ओवर जी स्क्वायर ई पावर जी, इसको हम यूं लिख लेते हैं 1 ओवर ई पावर जी एंड होल डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर एंड डी जी। अब देखें नीचे जी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं जी -1 का स्क्वायर, और जो कर्व है वो जी मॉड इक्वल 1 है, तो उसमें 1 मौजूद, सॉरी जी -0 स्क्वायर, तो चूंकि उसमें 0 मौजूद है तो ये बन जाएगा 2 पाई आयोटा। और फंक्शन में 0 पुट करेंगे, ये है फंक्शन। इसमें जब 0 पुट करेंगे तो 1 ओवर ई पावर 0 जो कि 1 होता है, तो हमें आंसर मिल गया पाई। तो यहाँ इनमें से कोई भी ठीक नहीं। ओके, नंबर 22, इंटेग्रल अलोंग द कर्व सी डी जी डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर -1 वेयर सी इज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 2 है, ये 2 है। अच्छा, जी स्क्वायर -1, ये 0 तब होता है जब जी 1 हो या फिर -1 हो। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, तो ये दोनों पॉइंट्स इसके अंदर मौजूद है। अब देखें, अब ये जरा इंटरेस्टिंग हो गया। तो थोड़ा और चेंज किया जा सकता है, कैसे? इंटेग्रल अलोंग द कर्व सी डी जी डिवाइडेड बाय जी प्लस आयोटा एंड जी माइनस आयोटा। ओके। अच्छा, इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, जी प्लस आयोटा जी माइनस आयोटा। तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 1 ओवर जी प्लस आयोटा एंड मल्टीप्लाई विद जी माइनस आयोटा, इट विल बी इक्वल टू ए ओवर जी प्लस आयोटा एंड प्लस बी ओवर जी माइनस आयोटा। तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू जी माइनस आयोटा प्लस बी इंटू जी प्लस आयोटा। तो जब हम आयोटा पुट करेंगे तो ए वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 आयोटा बी। सो बी विल बी इक्वल टू 1/2 आयोटा। और इसी तरह जब हम माइनस आयोटा पुट करेंगे तो ए की वैल्यू हमें मिलेगी -1/। तो अब इस इंटेग्रल को हम यूं लिख सकते हैं, ए ओवर जी प्लस आयोटा, मतलब अलोंग द कर्व सी, ए जो कि है -1/2 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय जी प्लस आयोटा एंड डी जी। इसी तरह प्लस इंटेग्रल अलोंग द कर्व सी 1/2 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय जी माइनस आयोटा, और साथ में होगा डी। सो ये बन जाएगा -1/2 आयोटा इंटेग्रल अलोंग द कर्व सी 1 ओवर जी माइनस इंटू माइनस आयोटा एंड डी जी। और इसी तरह प्लस 1/2 आयोटा और इंटेग्रल के इनसाइड 1 ओवर जी माइनस आयोटा एंड डी जी। तो ये बन गया -1/2 आयोटा, और ये किसके इक्वल होता है? 1 ओवर जी माइनस आयोटा, तो 2 पाई आयोटा के इक्वल हो। ओके।
इसी तरह +1/2 मौजूद है, तो ये 1/z माइनस आयोटा पावर 1 है, तो ये भी बन जाएगा 2 पाई आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो आयोटा से आयोटा कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया -पाई प्लस पाई। सो दिस इज इक्वल, का करेक्ट ऑप्शन ए होगा। सॉरी, हम यही कर रहे हैं, ऊपर वाला कर रहे थे, तो इसका आंसर ये 0। ओके, नेक्स्ट नंबर 23 देखिए। अब स्टेटमेंट वही है, इंटीग्रल ऑफ डी जी ओवर जी स्क्वायर -1 है, लेकिन सर्कल बदल गया है। सर्कल क्या है? z-1 मॉड इक्वल टू 3। तो अब एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 1 है और रेडियस 3 है। तो रेडियस यहाँ, सेंटर यहाँ पर 1 है, 2 और ये 3। तो इसी तरह यहाँ -1 तक हम जाएंगे। तो ये सर्कल बन जाएगा। अच्छा, अब नीचे फिर देखें, जी स्क्वायर -1 है, तो इसके भी दो पार्ट बनेंगे, एक जी प्लस आयोटा और एक जी माइनस आयोटा। पॉइंट्स है उसी तरह, एक ये आयोटा, सॉरी 1, और एक ये -1। तो अब ये जो -1 है, ये इस सर्कल के ऊपर मौजूद है। जैसा कि पहले कोई पूछ रहा था कि अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर हो तो फिर हम क्या करें। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको सिंपल सॉल्व करना शुरू कर दें। z-1 मॉड इक्वल टू 3 है, तो इसकी पैरामीटराइजेशन कर लेते हैं। चलें, हम इस पे कोई फार्मूला लगाते ही नहीं, हम इसे सिंपल सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो कर्व है वो है z-1 इक्वल टू 3। इट मीन दैट एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 3 है और जिसका सेंटर, सॉरी, इसका रेडियस तो 3 है, हम क्यों इसे 3, ये तो हम गलत बना रहे हैं ना। z-1 मॉड इज इक्वल टू 3, हमने तो ये 2 मॉड वाला बना रखा है। ओके, सो 3 मॉड, इसका रेडियस 3 होगा, सो 1 से आगे ये 1, ये 2 और ये 3। इसी तरह -1, -2 और ये -3, तो ये वाला सर्कल है एग्जैक्टली। सॉरी, पहले हम इसे गलत कर रहे थे, तो ये सर्कल ये वाला बनेगा। ओके, एग्जैक्ट तो खैर ये नहीं है। तो अब देखिए, ये दोनों पॉइंट्स इसके अंदर ही मौजूद हैं, एक ये भी और एक ये भी। तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 22 की तरह बन गया है। एक ऐसी कर्व है जिसके इन साइड ये दोनों पॉइंट्स मौजूद हैं। तो हम इसकी पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद फिर इसे सॉल्व करेंगे। 2 पाई आयोटा और 2 पाई आयोटा ऐड होंगे 1/2 आयोटा के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होकर आंसर फिर इसका भी 0 ही आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज देख ले, अगर ये कर्व ना होती, कर्व कोई और हो जाए, कोई भी ऐसी कर्व, चाहे वो सर्कुलर ना भी हो, जिसके अंदर ये दोनों पॉइंट्स मौजूद हो जिनको मैंने रेड से लेबल कर रखा है, फॉर एग्जांपल ये वाली कर्व है, तो इस कर्व की पैरामीटराइजेशन की हमें जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देख लें कि उसके इनसाइड ये दोनों मौजूद है, तो सेम जैसे कि हमने इस सर्कल के लिए किया है वैसे ही इसके लिए भी कर लेंगे, आंसर सेम रहेगा। इस कर्व के लिए या फिर आप इसके अलावा ये वाली कर्व ले लें जिसके इनसाइड ये दोनों पॉइंट्स हैं, इन तमाम के लिए इस इंटीग्रल का आंसर सेम रहता है। So number 24, integral of e power 2z divided by z minus 1 cube dz, where c is z minus 1 mod equal to 1/2। अब ये एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस तो 1/2 है, लेकिन सेंटर 1 है, ये 1, तो रेडियस 1/2 इसका हाफ हो जाएगा, ये वाला सर्कल। अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम है, z-1, तो वो 1 भी इसके अंदर ही मौजूद है ना, और पावर कितनी है? 3 है। तो फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जी डिवाइडेड बाय जी माइनस जी नॉट पावर एन डी जी, के इक्वल है 2 पाई डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 फैक्टोरियल एंड एन माइनस 1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जी
एट द पॉइंट जी नॉट। ओके, यहां पर जी नॉट जो है वो 1 है। फंक्शन जो है एफ ऑफ जी वो इक्वल है ई पावर 2 जी, और एन कितना है, n3। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 1 फैक्टोरियल, यानी 2 फैक्टोरियल जो कि 2 है। और दो डेरिवेटिव लेने हैं, किसके, ई पावर 2 जी के। तो ई पावर 2 जी का अगर हम पहला डेरिवेटिव लें तो ये बन जाता है 2 e पावर 2 जी, और अगर फिर से डेरिवेटिव लें तो ये बन जाता है 4 e पावर 2 जी। सो 4 e पावर 2 जी में हम पुट करने वाले हैं क्या, जी नॉट, और जी नॉट क्या है, 1। तो ये इक्वल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, पाई आयोटा 4 भी बाहर चला जाएगा, जब 1 पुट करेंगे तो ये ई पावर 4 पाई आयोटा ई स्क्वायर, इसका आंसर ई ई स्क्वायर होना चाहिए। इसी तरह 25 देखिए, साइन जी डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर एंड ई पावर जी। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, इंटेग्रल ऑफ साइन जी डिवाइडेड बाय ई पावर जी एंड होल डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर एंड डी जी। तो अब ये वाला जो फंक्शन है ये एनालिटिक होता है, एवरीवेयर एनालिटिक होता है। तो नीचे जी स्क्वायर है, इसका मतलब जी माइनस जीरो का स्क्वायर है। तो जीरो देखें क्या उस सर्कल के अंदर मौजूद है, तो मौजूद है, जी मॉड इक्वल 1 में जीरो भी शामिल है। तो फिर वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अब चूंकि एन 2 है तो हम पावर 1 तक जाएंगे, और यानी फर्स्ट डेरिवेटिव तक जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 पाई आयोटा डी बाई डी जी ऑफ साइन जी डिवाइडेड बाई ई पावर जी, और इसमें हम क्या पुट करेंगे, जीरो करेंगे डेरिवेटिव लेने के बाद। तो ये बन जाएगा 2 पाई आयोटा, जब नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर ले लेंगे, नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाले का डेरिवेटिव, और इसमें हम जीरो पुट करने लगे। तो ये बन जाएगा 2 पाई आयोटा, जीरो पुट करेंगे तो ई पावर जीरो 1, कॉस जीरो भी 1, तो ये बन जाएगा 1 - 0 डिवाइडेड बाई ई पावर जीरो जो कि 1 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई आयोटा। नेक्स्ट 26 देखिए, इंटेग्रल ऑफ जी कॉन्जुगेट डी जी वेयर सी जी मॉड इक्वल टू 1 इज। अब ये फंक्शन तो एनालिटिक नहीं है ना, जी कॉन्जुगेट, कल भी देख चुके हैं कि इसका तो डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें इसकी पैरामीटराइजेशन करके फिर इसे सॉल्व करना होगा। अच्छा, पैरामीटराइजेशन जी मॉड इक्वल 1 है, तो इसका मतलब यूनिट सर्कल है, सो हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जी इक्वल होगा कॉस थीटा या एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहां से हमें डी जी मिलेगा जो कि इक्वल होगा माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, साथ में होगा डी थीटा। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ये बन जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई, क्योंकि मुकम्मल सर्कल है। जी कॉन्जुगेट जो कि है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और पहले जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आई थिंक इसी में मिस्टेक थी, वहां पर स्क्वायर था तो स्क्वायर हमने नहीं लगाया, क्वेश्चन नंबर 5 में आई थिंक। तो यहाँ पर आप साथ में मल्टीप्लाई कर लें, माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, और साथ में होगा डी थीटा। तो जस्ट इसको इंटीग्रेट कर लें। तो नंबर 27 भी कुछ इसी तरह का है, रियल पार्ट ऑफ जी डी जी वेयर सी जी मॉड इक्वल। अगर जी मॉड इक्वल टू है तो यहाँ पर इसकी पैरामीटराइजेशन होगी, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा और वाई इक्वल, जी इक्वल होगा 2 कॉस थीटा माइनस टू, सॉरी प्लस 2 साइन थीटा, और साथ में आयोटा भी। तो डी जी इक्वल होगा -2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा आयोटा, और साथ में डी थीटा भी। तो रियल पार्ट ऑफ जी क्या है, वो तो है 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा सेम, और साथ में डी जी की जगह हम लिखेंगे -2 साइन थीटा प्लस आयोटा 2, और साथ में
लिमिट कहां से कहां तक, चूंकि सर्कल पूरा है सो 0 से पाई। सिमिलरली 28 देखिए, इंटेग्रल अलोंग द कर्व सी z माइनस आयोटा dz वेयर c इज फ्रॉम 0 आयोटा इज। तो ये गलत है। एक्चुअली हमें बताना चाहिए था कि 0 से आयोटा तक हम किस पाथ से जाएं। अगर तो हम यूं लीनियरली चलें तो 0 टू आयोटा ये वाला पाथ है, ये वाला। अच्छा, तो यहां पर आयोटा है, यहां पर 0 है, तो ये जो लाइन है ये कैसी लाइन है? ये तो x इक्वल 0 नहीं है। x इक्वल 0 और y कहां से कहां तक है? y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब अब z किसके इक्वल होगा? x प्लस आयोटा y। x तो 0 है तो आयोटा y बन जाएगा, और डी जेड इक्वल होगा आयोटा डी। तो इंटेग्रल अलोंग द कर्व कहां से कहां तक, y कहां से कहां तक है? 0 से 1 तक है। x प्लस आयोटा y z की जगह हम पुट करने जा रहे हैं, जो कि आयोटा y है, साथ में माइनस आयोटा, यानी जस्ट माइनस आयोटा, और डी जी जो कि आयोटा डी वाई। तो ये बन जाएगा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेंगे एक इस आयोटा के साथ, तो आयोटा स्क्वायर नेगेटिव बना देगा। इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 1 y माइनस 1 एंड डी वाई। जस्ट इसको इंटीग्रेट कर ले। ओके, 29 है, कॉज ऑफ z माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय z प्लस 2 आयोटा पावर 3। अब सी के बारे में बताया गया कि वो कोई सी क्लोज्ड कर्व है जिसमें माइनस 2 आयोटा भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये है ना माइनस 2 आयोटा, तो ये वो कर्व है जिसमें ये मौजूद। तो हमें इस कर्व पर इसको इंटीग्रेट करना है, तो z माइनस 2 आयोटा की पावर यहाँ पर 3 है। ये फंक्शन है जो कि एवरीवेयर एनालिटिक होता है, एफ ऑफ जी। तो ये पावर चूंकि 3 है, तो इसका मतलब हम इसे लिखेंगे 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। और कितने डेरिवेटिव? दो डेरिवेटिव, डी 2 बाय डी जी स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ जी माइनस आयोटा, और इसका इसकी वैल्यू कहां पर लेनी है? -2 आयोटा। तो यहाँ पर आप इसके दो डेरिवेटिव लेंगे कॉस के, जो कि नेगेटिव साइन और फिर नेगेटिव कॉस बन जाएंगे। तो मैं इसे लिख, नेगेटिव इसके साथ आ जाएगा, नेगेटिव को भी हम बाहर ले जाएं, तो ये कॉस रह जाएगा। जब हम -2 आयोटा पुट करेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो चुका होगा, -पाई आयोटा, और कॉस ऑफ -2 आयोटा माइनस आयोटा, सो इट विल बी इक्वल टू -पाई आयोटा कॉस ऑफ -3 आयोटा। तो कॉस नेगेटिव वैसे कोई खत्म कर देता है, तो ये कॉस ऑफ 3 आयोटा बन जाएगा। अब ये जो कॉस ऑफ 3 आयोटा है, आई थिंक ये आइडेंटिटी होती है कि कॉस ऑफ आयोटा थीटा दैट इज इक्वल टू आयोटा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक थीटा लिख सकते। तो ये 3 आयोटा जो है, इसमें से आयोटा बाहर चल, तो ये बन जाएगा आयोटा और कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 3। तो आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 होता है, तो ये जस्ट बन जाएगा पाई कॉस हाइपरबोलिक। आई थिंक आज हम इसे यहीं पर ही खत्म कर दें। नेक्स्ट मीटिंग में हम इससे ऑनवर्ड बाकी एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे।